नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की 7वीं क्लास के बारे में। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अपने रीजनिंग का अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए जानते हैं साथियों, आज का इस सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए। उस सही विकल्प का चयन करो और निम्नलिखित शब्दों को, कुछ शब्द में दिए गए हैं, शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में विन्यास को दर्शाता है। मतलब यहां पर हमें 5 शब्द दिए जा रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, बजट, समीक्षा, निवेश और आंकलन, ये 5 शब्द दिए गए हैं और इस 5 शब्दों की एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हमें इनको जमाना है। आइए जानते हैं किस प्रकार जमाना, तो देखते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, पहले कि हमें एक वास्तव में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कौन सा काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास बजट भी होना चाहिए। उसके बाद में फिर हमें उस पूरे काम पे रिव्यू करने के लिए भी समय होना चाहिए, बोले तो उसके हमें समीक्षा भी करनी चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि उसको जो बजट होता है उसको हमें निवेश करना होगा और फिर आता है आंकलन करना। तो आइए जानते हैं कि इनमें से सबसे पहला काम क्या होगा। तो इन 5 शब्दों में हम सबसे पहले जो करेंगे वो हम हमारा टारगेट निश्चित करेंगे। बोले तो सबसे पहले नंबर पे हम हमारा लक्ष्य निर्धारित करेंगे और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में दूसरे नंबर का क्या बजट पहले आएगा, समीक्षा आएगी, निवेश आएगा, आंकलन आएगा। तो ध्यान रखना, दूसरे नंबर पे हमें लक्ष्य निर्धारित करने के जस्ट बाद में हमें करना होगा आंकलन। आंकलन क्यों करना होगा? आंकलन इसलिए करना होगा कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उस लक्ष्य के लिए हमारी क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए और क्या आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा सा आंकलन बिठाना पड़ेगा। जब आंकलन हमारा सटीक बैठ जाता है तो फिर तीसरे नंबर पे हमें करनी होती है बजट की व्यवस्था, कि हाँ, इन टारगेट को पूरा करने के लिए, इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा, बजट लगाना पड़ेगा। और बजट लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, निवेश हो गया। क्या हो गया, निवेश हो गया। ये आपको ध्यान रखना। बोले तो आपको बजट की आकलन पूरा होने के बाद में आपको बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और बजट की व्यवस्था करते ही हमारा क्या हो जाएगा, निवेश हो जाएगा। और निवेश होने के बाद में फिर हम करेंगे उसमें समीक्षा, और समीक्षा इस प्रकार करेंगे कि क्या हमने जो टारगेट सोचा था वो टारगेट हमारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है समीक्षा। क्या करनी पड़ती है, समीक्षा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर 1। तो सबसे पहला जो क्रम आएगा वो आएगा टारगेट, बोले तो नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आकलन करेंगे, आकलन के नंबर कितने हैं, 5 है। तीसरे नंबर पे हम बजट की व्यवस्था करेंगे तो 2 आ जाएगा। चौथे नंबर पे उसको निवेश करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 5वें नंबर पे हम क्या करेंगे, समीक्षा, और समीक्षा के नंबर कितने हैं, 3। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इन शब्दों का ये तार्किक क्रम बैठने वाला है 152, 43, और जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया जा रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं इस सेशन का अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है शब्द बैंकिंग। एक शब्द दिया जा रहा है बैंकिंग के रूप में, ठीक है। शब्द बैंकिंग में यदि सभी अक्षरों को, सारे अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है और फिर व्यंजनों को कॉन्सोनेंट, व्यंजनों को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, तो पिछले अक्षर से और स्वरों को, बोले तो वोवल्स को, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जो एक से अधिक बार नहीं दोहराए जाते हैं। तो देखिएगा साथियों, इसमें 3 बातें हमें कही गई है। 3 बातें में सबसे पहले इस बैंकिंग के अक्षरों को हमें वर्णमाला क्रम में जमाना है। दूसरे नंबर पे हमने व्यंजनों का कुछ यहाँ पे हमने एक व्यवस्था बताई, उसके अकॉर्डिंग उनको व्यवस्थित करना है। और तीसरे नंबर पे फिर जो कुछ बचे हुए अक्षर होंगे जो स्वर के रूप में होंगे और उनको भी इनके बताए अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। उसके बाद में हमें देखना कितने अक्षर ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जा रहे, ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग। बैंकिंग शब्द लिखा हुआ है तो बैंकिंग शब्द को अपन लिखते हैं और लिखने के बाद में जिस हिसाब से इसने कुछ व्यवस्था बताई उस व्यवस्था को अपन इस बैंकिंग शब्द में बदलने वाले हैं। चलो ठीक है। अब बैंकिंग के बाद में इसने क्या कहा, इसने कहा सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दो। सबसे पहले इन सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना। अब बताओ BANKING में पहले कौन आता है, वर्णमाला में ए आता है, तो ए को लिख दिया। ए के बाद में इनमें से बी आएगा, बी लिख दिया। अब NKING में पहले कौन आएगा, तो जी आएगा, ये जी को लिख दिया। जी के बाद में इधर से आई आ जाएगा, आई के बाद में के ले लेंगे और के बाद में एन हो जाएगा और उसके बाद में फिर एक एन हो जाएगा। तो पहली स्टेप हमने कंप्लीट कर ली। पहली स्टेप कही जा रही है कि इनको सबको आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, हमने कर दिया। आगे क्या कह रहा है, फिर व्यंजनों को, कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर से। अब जो व्यंजन है उन व्यंजनों को आपको पिछले अक्षर से, तो मैं व्यंजनों को हाईलाइट कर देता हूं और व्यंजनों को हाईलाइट करके हम देखते हैं, है ना, व्यंजन कौन कौन से। एक तो व्यंजन बी है, एक व्यंजन जी है, एक व्यंजन के है, एक एन भी है और एक एन भी है। ये जो हाईलाइट मैंने किए ये सारे व्यंजन है और व्यंजनों को क्या कहा जा रहा है, पिछले अक्षर से। मतलब इन व्यंजनों को इनके पिछले अक्षरों से व्यवस्थित करना है। बताओ ये व्यंजन बी है, बी का पहला अक्षर कौन सा था, पिछला अक्षर ए आता है। जी का पहला अक्षर कौन सा आता है, एफ आता है, पिछला अक्षर। अच्छा, के का पिछला अक्षर कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा। और एन का पिछला अक्षर एम हो
हो जाएगा, एन का पिछला अक्षर एम हो जाएगा। चलो ठीक है, अपने सेकंड स्टेप व्यंजनों की अपने इसमें लागू कर दी। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और स्वरों को, वोवेल्स को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया। अब जो हमारे पास स्वर बचे हैं, ये दो ही स्वर बचे हैं, ए और आई, और इन स्वरों को हमें क्या करना है, हमें अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। बताओ ए के बाद में अगला अक्षर कौन सा आता है, बी आता है, ये बी लिख दिया, और आई का अगला अक्षर कौन सा आता है, जे आता है। तो ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। चलो हमने तीन काम दिए, पहला काम अल्फाबेटिक ऑर्डर में जमाना है, दूसरा काम कॉन्सोनेंट को पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है, और अगला काम था स्वरों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना था। अब क्या कहा जा रहा है, अब क्या है, तो ऐसे कितने अक्षर है जो एक से अधिक बार नहीं दोहराए गए। हमने देखा तो देखो यहां पहला अक्षर बी था और कितना ही बदल दिया, वापस बी आ गया। यहां ए था, कितना ही बदल दो वापस ए आ गया, मतलब ये तो दोहराए जा रहे हैं। यहाँ एन है, एन नहीं आया, तो एक आंसर तो हमारा हो जाएगा एफ के रूप में, एक आंसर तो हो जाएगा हमारा एफ के रूप में। तो हम इस जो आंसर हो रहा है उसके नीचे अपने से साइन लगाते जाते हैं। जे देखिएगा यहाँ पे के था, यहाँ पे जे मतलब के रिपीट नहीं हुआ, चलो ठीक है। यहाँ आई है, यहाँ जे आ गया, रिपीट नहीं हुआ। यहाँ एन, यहाँ एम रिपीट नहीं हुआ। यहाँ जी, यहाँ एम रिपीट नहीं हुआ। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने अक्षर ऐसे हैं जो एक से अधिक बार नहीं दोहराए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना इसके अंतर्गत ये जो 5 अक्षर है ये हमारे राइट आंसर होने वाले हैं। और पांचों की बात करते हैं कि जो हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आया, दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिएगा। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो अन्य 3 विकल्पों से संबंधित नहीं है। मतलब 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प ऐसा है जो अन्य विकल्पों में, अन्य कितने 3 विकल्पों से संबंधित नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं उन तीनों विकल्पों से क्या है, भिन्न है, अलग है, असंगत है, बेमेल है, विषम है, उसके रूप में आपको चुनना है। आइए जानते हैं। ऑप्शन ए दिया जा रहा मेंढक, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी केकड़ा। इन चारों में से आपको पता है चारों के चारों जीव है, इन चारों जीवों में से एक जीव ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है और उसी का चयन करना है। आइए जानते हैं किस आधार पर हमें चयन करना है। सबसे पहले बात करते हैं मेंढक की। आपने देखा होगा मेंढक एक ऐसा जीव रहा जो जल में भी रह सकता है, और जल में रहने वाला किस कैटेगरी में आता है, जलचर की कैटेगरी में आता है। जल में विचरण करने वाला जलचर की कैटेगरी में आता है। लेकिन हमें पता है कि मेंढक जैसे स्थल पे आता है, मतलब जल से बाहर आता है, तो वहां पर भी ये विचरण कर सकता है। इसका मतलब यह स्थलचर की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है, स्थलचर की कैटेगरी में आता है। तो जलचर की कैटेगरी में भी आता है, स्थलचर की कैटेगरी में भी आता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि मेंढक जो जीव है ये जलचर और स्थलचर बोले तो उभयचर की कैटेगरी में आता है। तो इन्हीं कैटेगरी अपन देखेंगे, कैटेगरी से अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन सा अलग होगा। आगे हम चर्चा करते हैं सर मछली का आंसर क्या होगा। तो मछली को हम जानते हैं, मछली के बारे में मैं बचपन से कहानी सुनते आए हैं, है ना, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसका मतलब फिक्स है कि मछली जो है केवल और केवल जल में रह सकती है, जल में विचरण कर सकती है, बाहर निकलती तो मर जाती है। इसका मतलब केवल और केवल जलचर की कैटेगरी में आती है। आगे हमने देखा कि मगरमच्छ का क्या सिस्टम होता है। मगरमच्छ की बात करते हैं। मगरमच्छ भी एक ऐसा जीव है जो जल में विचरण करता है, और जल में विचरण करता है तो जलचर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन मगरमच्छ ऐसा जीव है स्थल पर आ जाएगा तो ऐसा नहीं मर जाएगा, बोले तो स्थल पर भी ये विचरण कर सकता है, और स्थल पर विचरण कर सकता है तो ये भी स्थलचर की कैटेगरी में आता है। और स्थलचर की कैटेगरी में आता है तो वो तो ये किस कैटेगरी में आ गया, उभयचर की कैटेगरी में आ गया। इसका मतलब आधा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि हो सकता है कि कोई 3 शब्द उभयचर के दिए जाएंगे और एक शब्द ऐसा होगा जो उभयचर की कैटेगरी में नहीं आएगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार के लिए काफी कुछ इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं केकड़ा। सर केकड़ा में क्या होगा, तो केकड़ा भी वास्तव में ऐसा जीव है जो जल में विचरण कर सकता है, और जल में विचरण कर सकता है तो वही जलचर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसका भी वही रोल है जो मेंढक का और मगरमच्छ का होता है, ये भी स्थल पर आपको होता है, आते ही स्थल पर भी रह सकता है, बोले तो स्थलचर की कैटेगरी में भी आता है। और जब दोनों की कैटेगरी में आता है तो बताओ ये भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, उभयचर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप क्लियर हो गया। हमें पता चल रहा है कि ये जो मेंढक है ये किस कैटेगरी में आ रहा है, उभयचर में, मगरमच्छ उभयचर में, केकड़ा उभयचर में, जबकि मछली उभयचर की कैटेगरी में नहीं आती। हमें नहीं बताना किस कैटेगरी में आती है, लेकिन हम कहेंगे उभयचर की कैटेगरी में तो नहीं आती है, और नहीं आती तो इसको अलग के रूप में हमें चुनना पड़ेगा। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक शब्द दिया जा रहा है क्रिकेट, है ना, और क्रिकेट को लिखा जाता है DSKENHX लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में स्कैनर को क्या लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में स्कैनर को क्या लिखा जाएगा। अभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहां भी अक्षर दिए जा रहे हैं, कोड भी अक्षर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें इनके ऊपर नंबरिंग कर देनी चाहिए ताकि तुरंत आंसर आ जाए। आइए जानते हैं, एक शब्द दिया जा रहा है आपको और शब्द दिया जा रहा है क्रिकेट। क्या दिया जा रहा है, क्रिकेट दिया जा रहा है,
और क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट का कोड क्या दिया जा रहा है, तो क्रिकेट का कोड अपन देखते हैं, क्रिकेट का कोड हमें दिया जा रहा है डी के रूप में, डी के बाद में हमें दिया जा रहा है एस, एस के बाद में दिया जा रहा है के, और के बाद में हमें दिया जा रहा है ई, इसके बाद में दिया जा रहा है एन, इसके बाद में एच, और इसके बाद में दिया जा रहा है एक्स दिया जा रहा है। चलो ठीक है, आगे कहा जा रहा है उसी सांकेतिक भाषा में स्कैनर का कोड क्या होगा, तो स्कैनर का कोड क्या होगा, तो हम देखते हैं स्कैनर का कोड क्या होने वाला है, इनके ऊपर नंबरिंग करके देखते हैं, नंबरिंग करते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर वही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले क्रिकेट के नंबर डालते हैं, क्रिकेट के नंबर डालेंगे तो क्रिकेट के नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं कि सी के नंबर कितने होते हैं, तो वर्णमाला में सी 3 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है, के 11 पे आता है, ई 5 पे आता है, टी 20 पे आता है। इधर हम देखते हैं तो एस के नंबर 19 होते हैं, सी के 3 होते हैं, इसके 1, इसके 14, इसके 14, इसके 5, इसके 18 होते हैं। अच्छा, इसके नंबर देखते हैं तो हमें पता है कि डी के नंबर कितने हैं, 4 होते हैं, एस के 19 होते हैं, के 11, ई के 5, एन के 14, एच के 8 और एक्स के 24 होते हैं। ठीक है, अब नंबर डालते हैं हमारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। क्या स्थिति क्लियर होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि 3 को इसने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, मैं कहूंगा 3 में कितना प्लस कर दिया होगा, 1 प्लस कर दिया होगा। तो आगे देखा 18, 18 को 19 लिख दिया, हाँ सही बात है, हमने जो सोचा वो हो रहा, 18 में 1 प्लस कर दिया इसलिए 19 आ गया। आगे देखा तो 9 को 11 लिखा जा रहा है, तो अब की बार 9 में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो फिर 3 आगे 5, हाँ 3 में कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया। अब आगे 11, 11 को 14 लिखा जा रहा है, तो 11 में 3 जोड़ दिया इसलिए 14 आ गया, तो 5, 8, हाँ 5 में 3 जोड़ दिया 8 आ गया, और इसके बाद 20 और यहाँ 24, तो 20 में कितना जोड़ दिया 4। तो हमारी बात समझ में आ गई, पहले अक्षरों में 2 अक्षरों में 1, फिर अगले 2 अक्षरों में 2, फिर अगले 2 अक्षरों में 3, और फिर अगले अक्षर में 4 जोड़े जा रहे हैं, मतलब हर 2 अक्षरों के बाद में एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। तो सेम कंडीशन आपको यहां लगा देनी है, सबसे पहले प्लस 1 1 कर दो, फिर प्लस 2 2 कर दो, फिर प्लस 3 कर दो, और फिर आपको करना है प्लस 4 करना है। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले प्लस 1 करेंगे दोनों में, और सबसे पहले प्लस 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 19 में 1 जोड़ो 20, 20 पे क्या आता है बोलो, टी आता है, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 पे क्या आता है, डी आता है। चलो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हमें 2 जोड़ना है, उसने भी 2 जोड़ा, हम भी 2 जोड़ देंगे। अच्छा बताओ, 2 जोड़ोगे, 1 में 2 जोड़ा 3 पे क्या आता है, सी आता है, 14 में 2 जोड़ो 16 पे क्या आता है, पी आता है। अब अगले में हम प्लस 3 करेंगे, प्लस 3 करेंगे तो 14 में 3 जोड़ा 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, और 14 3 जोड़ा 3 पे 17 आ गया। ठीक है, अच्छा 5 में 3 जोड़ा 8, 8 पे एच आ गया, और फिर हमें प्लस 4 करना, 18 4 22, 22 पे क्या आता है, वी आता है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा टीडीसी पी क्यू एच वी, आंसर हो जाएगा टीडीसी। अब देखो टीडीसी ये रहा, ठीक है, पी क्यू एच वी नहीं, ये वी पहले आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखा टीडीसी, हाँ टीडीसी है, पी क्यू है, एच वी बिल्कुल सही बात है, हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों के नाम दिए जा रहे हैं, पी क्यू आर एस टी और यू है। इनमें से 2 ऐसे हैं जो विवाहित जोड़े हैं, इनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। चलो ठीक है, अब कह रहा क्यू एक डॉक्टर है और टी का पिता है, क्यू का पैसा भी बताया जा रहा है ना, कि वो पैसे से क्या है, और उसके किसका पिता है उसका रिलेशन भी बताया जा रहा है। आर का दादा यू एक ठेकेदार है, ठीक है, एस टी की दादी है और एक गृहिणी है, एस जो है टी की दादी है और वो जो दादी है वो क्या है, गृहिणी है, ये ध्यान रखना। परिवार में एक डॉक्टर है, एक ठेकेदार है, एक नर्स है, एक गृहिणी है और 2 छात्र है। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का एक समूह होगा, निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का आपको का समूह कौन सा, उसका चयन करना है। अब इसमें काफी कुछ मिक्स कर दी गई बातें, और हम जानते हैं ब्लड रिलेशन क्वेश्चन बिना फैमिली ट्री के हल होने वाले नहीं है, तो आइए जानते हैं। इसलिए तो सबसे पहले कह रहा है क्यू एक डॉक्टर है जो टी के पिता है, तो अपन बना देंगे यहाँ पे टी, और टी के पिता कौन है, तो ये बना दिया अपन, टी के पिता कौन है, क्यू है, पिता है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्यू है इसका हमें पैसा भी दिया जा रहा है कि ये जो क्यू है ये कौन है बोलो, ये डॉक्टर है, तो अपन यहाँ पे डॉक्टर लिख देंगे, ये आपको ध्यान रखना। ये कौन लिख दिया, डॉक्टर लिख दिया, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, क्यू को हमने डॉक्टर के रूप में लिख दिया, ये ध्यान रखना आपको, ये डॉक्टर लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि आर का दादा यू एक ठेकेदार है, लेकिन न तो यहाँ पे आर है न यहाँ पे, इसलिए इस लाइन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो। आगे कह रहा है एस टी की दादी है, एस किसकी दादी है, टी की दादी है, तो आइए जाने एस टी की दादी है, टी यहाँ पे है, और दादी कहाँ आएगी, इसके पिताजी, पिताजी की माता दादी होती है। ठीक है, तो यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा, दादी है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ये आपको ध्यान रखना। चलो, एस टी की दादी और एक गृहिणी है, ये जो दादी है इसका पैसा पता चल रहा है कि इसका जो पैसा है ये क्या है, ये गृहिणी है, ये आपको ध्यान रखना, ये गृहिणी है, तो यहाँ पे अपन ने गृहिणी लिख दिया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे एक बात कही जा रही, एक लाइन हमने छोड़ी थी, आर का दादा यू एक ठेकेदार है। अब हमें पता है इस पूरे परिवार में टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6 है, और 6 में से आपको पता होगा 3 व्यक्ति हमारे पास में आ गए,
अब कह रहा है कि आर जो है यू का दादा है। अब यू का दादा है तो आर का दादा यू एक ठेकेदार है, तो फिक्स बात है कि अपन यू को कहां बिठाएंगे, है ना, यू को कहां बिठाए, तो ध्यान रखना यहां बिठाएंगे अपन आर को बिठाएंगे, ताकि आर का ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं। और इनके जो दादा है वो कौन है, यू है, तो यू आपको पता होगा ये दादी है, और यहाँ कौन आ जाएंगे, यू, ये दादा हो जाएंगे, और इन दोनों को अपन कर देंगे राउंड में, और इसका पैसा भी दिया जा रहा है। ये जो यू है ये क्या है, एक ठेकेदार है, ये क्या है, एक ठेकेदार है, ये लिख दिया अपन ने ठेकेदार के रूप में, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है परिवार में एक डॉक्टर लिख दिया, ठीक है, एक ठेकेदार लिख दिया, एक नर्स, एक गृहिणी है, और दो छात्र है, दो छात्र है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, छात्र हो गए। इनका पैसा हमें पता चल गया ये दोनों क्या है, छात्र है, ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, छात्र है, तो इधर भी लिख दिया छात्र और इधर भी लिख दिया छात्र लिख दिया। लेकिन आपको पता होगा शुरुआत में एक बात कही गई, इनमें दो विवाहित जोड़े, इस पूरे परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, तो एक जोड़ा तो ये आ गया, और एक इन दोनों छात्रों के माता पिता हो जाएंगे। अब यहाँ पिताजी तो दे दिया लेकिन माताजी का जिक्र नहीं किया जा रहा, तो फिक्स बात है, यहाँ पहले ही कह दिया कि दो विवाहित जोड़े हैं, तो विवाहित जोड़े के अंदर एक व्यक्ति देख लो कौन नहीं आया, तो 6 व्यक्तियों में क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू आ गया, नहीं आया तो कौन नहीं आया, पी नहीं आया, तो पी यहां आ जाएगा। ये पुरुष है तो ये महिला हो जाएगी, इन दोनों को राउंड में पैक कर दो। और यहाँ कहा भी जा रहा है कि एक परिवार में, है ना, हमने कह दिया डॉक्टर है, ठेकेदार है, गृहिणी सब लिख दिया, लेकिन नर्स को नहीं लिखा, तो ये जो महिला हो जाएगी कौन हो जाएगी, नर्स हो जाएगी, कौन हो जाएगी, नर्स हो जाएगी, ये इसका पैसा लिख दिया। चलो ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है निम्न में से कौन निश्चित रूप से पुरुषों का एक जोड़ा हो सकता है ना, पुरुष सदस्यों का एक समूह होगा। क्यू और यू पुरुष है क्या, तो क्यू और यू, देखो क्यू पुरुष है, बिल्कुल सही है, यू पुरुष है, हाँ बिल्कुल सही है, इन दोनों के आपको बता जोड़ा जो है ये पुरुषों के रूप में आ गया, और ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ये आपको जानना, यहाँ क्यू यू पुरुष तो है लेकिन टीका में जेंडर पता नहीं है, यहाँ क्यू यू पुरुष तो है लेकिन पी तो महिला है, और यहाँ यू पुरुष तो है लेकिन टीका जेंडर पता नहीं है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 42 मिनट में घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितनी दूरी होती है, 234 डिग्री की होती है, 245 डिग्री होती है, 219 डिग्री होती है, 231 डिग्री होती है। तो आइए जानते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। तो ध्यान रखना, यहाँ मिनट और घंटे की सुई दोनों की बात की जा रही है, तो आपको एक बात याद रखना, मिनट की जो सुई होती है वो प्रत्येक 1 मिनट में, मिनट की सुई प्रत्येक 1 मिनट में हमेशा ध्यान रखना 6 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। मिनट की सुई हर 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। और यही बात जब हम घंटे की सुई की करते हैं, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो घंटे की सुई भी 1 मिनट में ध्यान रखना आधा डिग्री चलती है। कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। तो आप एक चीज नोटिस की होगी आपने कि दोनों का समय सेम है, दोनों का समय सेम है, चल दोनों 1 मिनट रही है, लेकिन ये 6 डिग्री का कोण बना रही है और ये आधा डिग्री कोण बना रही है। तो पहले तो आप ये देखो इन दोनों के मध्य हर 1 मिनट में कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो हर 1 मिनट में इनके मध्य डिफरेंस आ रहा है 5.5 डिग्री का। कितने का आ रहा है, 5.5 डिग्री का आ रहा है। और इसी 5.5 डिग्री को अपन सरल भिन्न में लिखेंगे, ये मिश्र भिन्न में है, तो सरल भिन्न में लिखेंगे 2 पंजे 10 और ये कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। तो आप एक चीज ये ध्यान रखो कि जिस प्रकार घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, उसी प्रकार दोनों सुइयों के बीच में हर 1 मिनट में जो इनके बीच की दूरी होती है, अंतराल होता है, वो 5.5 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 5.5 बोल दो या 11/2 डिग्री बोल दो। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि घड़ी के अंदर 42 मिनट जो होती है, 1 मिनट का तो आपको होता है कि इनके बीच में 11/2 की दूरी होती है, लेकिन अब आपसे 42 मिनट पूछा जा रहा है, तो 42 मिनट में घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितनी दूरी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 42 मिनट लिख देना यहाँ पे, और जो आप 1 से मल्टीप्लाई करते थे वो आप यहाँ पे 42 से कर देंगे, क्योंकि मिनट कितनी है भैया, तो हर 1 मिनट में 11/2 डिग्री का डिफरेंस होता है, अंतराल होता है, तो 42 मिनट टोटल कितना डिफरेंस हो जाएगा वो भी निकल के आ जाएगा। आइए जानते हैं, 2 से काटा, इसको कितनी बार काटा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और 21 इंटू 11 करोगे तो 21 से कम 21 का एक हाथ से लगे 2, और 21 से कम 21 और 2 कितना होता है, 23 होते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा 231 डिग्री। बताओ हमें ऑप्शन में मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि दोनों सुइयों के मध्य 42 मिनट में जो अंतराल रहता है कितने डिग्री का रहता है, 231 डिग्री का रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है, ए बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह अपने दाएं घूमती है। तो एक काम करते हैं, अपन इसका डायग्राम साथ का साथ बनाते चलते हैं ताकि है ना हर लाइन का हिसाब क्लियर होता जाए। एक बस ए बिंदु से चलना शुरू करती है, 10 किलोमीटर चलती है। चलो ठीक है, एक बस को चलाते हैं अपन। ये बस है और ये बिंदु ए है, ये जो बिंदु है कौन सा है, ए है, और यहां से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, ये दक्षिण दिशा की ओर चलाई। कितने किलोमीटर चलती है, तो ये कह रही है 20 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। चलो ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर 20 किलोमीटर चला दिया। अब क्या कह रहा है, फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाएं घूमकर, दाएं का इधर जाने के बाद दाएं घूमना है, और दाएं का होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दाएं का होता है। तो अब आपको पता है आप ऐसे घूमोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो हमें इधर घूमना पड़ेगा, और इधर घूमे, ये घुमा दिया, और कितने किलोमीटर चलता है, तो ये कह रहा है 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चला दिया। ठीक है,
फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं घूमना है, और दाएं का इधर घूमोगे तो वो तो वही क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जगह हमें घूमना है क्लॉकवाइज, तो आपको उत्तर की ओर घूमना है, उत्तर दिशा की ओर घूमना है, और कितना चलना है 20 किलोमीटर चलना है। इसका मतलब आपको पता है ये दूरी कितनी थी आपकी 20, तो इसका मतलब ये उत्तर की ओर मुड़ा कर वापस आपसे 20 किलोमीटर चला रहा है, और 20 किलोमीटर चला रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको ये वापस वहीं लेके जा रहा है जहां से आपने रास्ता छोड़ा था, जहां से आपने रास्ता छोड़ा था। ये अपन ने लिख दिया 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर लिख दिया, चलो ठीक है। अब लास्ट में क्या करा, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां से स्थिति क्लियर होगी, पूर्व दिशा इधर ही होगी, ठीक है, और पूर्व दिशा इधर 5 किलोमीटर चलता है, क्योंकि आपको पता है पूरी 25 किलोमीटर है, तो ये क्या 5 किलोमीटर चलता है, तो आप यहां तो चलो 5 किलोमीटर, और यहां आकर वो व्यक्ति रुक जाता है और क्या कहता है कि और वह बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यहां आने के बाद उसका जो बिंदु है वो कौन सा हो जाता है, बी हो जाता है। इसका मतलब आपको ये वाली दूरी बतानी कितनी दूरी होगी, बताओ, ये 20 तो ये 20 हो गई, अब ये 25 तो ये भी 25 हो जाएगी, लेकिन 25 में से 5 किलोमीटर वो वापस आ चुका है, तो बची कितनी यहाँ पे 20 किलोमीटर की दूरी बची, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमें दिया जा रहा है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। आगे बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, एक सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 2 से 3 बना, फिर 8 बना, फिर 27 बना, फिर 112 बना, तो आगे बताओ क्या बनने वाला है। आइए जानते हैं क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले कहा जा रहा है 2 से 3 कैसे बना, तो इसने क्या कर दिया, 2 इंटू 1 कर दिया, लेकिन 2 एकम तो 2 होता है सर, तो 2 एकम 2 में फिर प्लस 1 कर दिया, 2 एकम 2 और प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 3 हो गया। तो सर आगे भी ऐसा किया जा रहा है क्या, आगे भी ऐसे किया जा रहा है क्या कि 3 इंटू 1 कर दिया, 3 एकम 3, 3 और 1 4, नहीं ऐसा नहीं किया गया। तो आगे क्या किया जा रहा है, आगे कर दिया गया 3 दूना 6, और 6 में आपकी बार जोड़ दिया 2, कितना जोड़ दिया, बस जितने से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उतना ही ऐड किया जा रहा है। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, एक ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड कर दिया, तो 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया, आगे क्या किया जाएगा। आगे आपको पता है इंटू 3 किया जाएगा, 8 या 24, जितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना जोड़ा जाएगा, सही बात है। तो 8 या 24, 24 और 3 27 होते, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 27 से इंटू कितना किया होगा, 4 किया, 27 108, और 108 में आप 4 प्लस कर दो, वास्तव में सही बात 112 आ गया। तो आगे क्या होगा अपने आपके समझ में आ जाएगा, 112 इंटू 5 करेंगे, 112 इंटू 5 करेंगे, और 112 इंटू 5 करेंगे, यहाँ आ जाएंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, ये ध्यान रखना। तो 112 इंटू 5 करो, 112 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 दूना 10 का 0, आज से लगे 5 एकम 5 1 6, और 5 एकम 5, तो 560 आ गया। और 560 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना, और 560 प्लस 5 कितना होता है, 565 होता है। बताओ ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, तो हम भी क्या करेंगे, अगली संख्या बन जाना, इंटू 5 प्लस 5 कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि महासागर का जल से किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार ग्लेशियर का क्या होगा। हम कहेंगे महासागर में क्या होता है, जल होता है। महासागर में क्या होता है, जल होता है। तो बताइए ग्लेशियर में क्या होता है, तो ऑप्शन में देखिए, क्या ग्लेशियर में गुफा होती है, नहीं। क्या ग्लेशियर में बर्फ होता है, बिल्कुल सही बात है, ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ होता है। ये आपको ध्यान रखना, जहां बर्फ रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का जल प्रतिबिंब देखने पर पूर्व की भांति दिखाई देते हैं। साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको आप जल में देख भी लोगे ना तो उनके प्रतिबिंब में कोई बदलाव नहीं आएगा, और हमें यही देखना कि वो अक्षरों की संख्या कितनी है। आइए जानते हैं। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा होता है, ए होता है। और ए को जब आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे, ए को जल प्रतिबिंब, तो पहले एक बार अक्षर लिख लेते हैं, फिर एक का जल प्रतिबिंब देखेंगे। यहाँ बी, फिर लिख दिया सी, इसके बाद में डी, ई, एफ, जी, आगे देखा तो एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये आपको ध्यान रखना। अब एक एक जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, लेकिन दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं होता। एक का जल प्रतिबिंब तो ऐसे बन जाएगा, मतलब ये तो चेंज हो गया। बी का जल प्रतिबिंब बी ऐसे कैसे रहेगा, बी ऐसे कैसा ही रहेगा, तो हम कहेंगे एक तो बी चेंज नहीं होगा। सी की बात करते हैं, सी बी ऐसे कैसा रहेगा, जल में सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी बी ऐसे कैसा रहेगा। डी, डी बी ऐसे कैसा रहने वाला, तो हमने कह दिया डी बी ऐसे कैसा। ई में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ई बी ऐसा कैसा रहने वाला है। एफ चेंज होगा क्या, एफ चेंज होगा, बिल्कुल। एफ इस प्रकार का हो जाएगा, एफ ऐसा हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दाया का दाया, बाया का बाया रहेगा, ठीक है। जी चेंज होगा क्या, बिल्कुल जी चेंज होगा। जी कैसे चेंज होगा, जी इस प्रकार चेंज हो जाएगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अच्छा एच, एच में कोई बदलाव नहीं होगा, मैं कहूंगा एच ऐसा कैसे रह जाएगा,
आई में भी कोई बदलाव नहीं होगा, आई ऐसा कैसा रह जाएगा। जे चेंज होगा, जे कैसे होगा, तो जे इस प्रकार हो जाएगा, है ना। अच्छा के चेंज होगा क्या, के चेंज नहीं होगा, के ऐसा कैसे रख देंगे। एल चेंज होगा क्या, एल चेंज होगा, एल ऐसा हो जाएगा, इसलिए एल को अपन छोड़ देंगे। एम, एम आपको होता है एम ऐसा हो जाएगा, जल में हो जाता है। एन, एन में भी चेंज होता है, एन ऐसा हो जाएगा। ओ, ओ में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए ओ को अपन ऐसे कैसे रख लेंगे। पी चेंज होगा क्या, पी चेंज होगा, ऐसा हो जाएगा। क्यू चेंज होगा, क्यू चेंज होगा साहब, क्यू ऐसा हो जाएगा। आर, आर भी चेंज होगा, आर ऐसा हो जाएगा। अच्छा एस चेंज होगा क्या, एस चेंज होगा, एस ऐसा हो जाता है। टी, हाँ टी चेंज होगा, उल्टा हो जाएगा। यू चेंज होगा क्या, यू भी चेंज होता है। वी चेंज होता है, वी चेंज होता है। डब्ल्यू, डब्ल्यू एम बन जाएगा, ठीक है। एक्स चेंज होगा था, एक्स चेंज नहीं होता है। फिर बताओ वाई, वाई चेंज होगा, वाई कैसे हो जाएगा, वाई इस प्रकार हो जाएगा। और जेड चेंज होगा, जेड ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये आपको हाईलाइट अक्षर कितने दिखाई दे रहे हैं, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने देखा सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इधर देखा 5, 6, 7, इधर देखा 8 और इधर देखा 9। तो वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला के कुल 9 अक्षर ऐसे हैं जिनको आप जल में देखोगे तो भी उनके प्रतिबिंब में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो पहले की बात ही आपको दिखाई देंगे। साथियों ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब आ जाए तो इसका आंसर 11 हो, सॉरी जल प्रतिबिंब आ जाए तो इसका आंसर 9 होता है। और यही क्वेश्चन अगर दर्पण प्रतिबिंब के रूप में आता है तो इसका आंसर कितना होता है, 11 होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 11 अक्षर ऐसे होते हैं जो दर्पण में देखने पर भी पूर्व की भांति दिखाई देते हैं, और 9 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका जल में प्रतिबिंब देखने पर वो पूर्व की भांति दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है तो देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर और बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में ऊपर से चेक कर है ना, ऊपर से चलते हैं और ऊपर से चले तो यहाँ लिख दिया अपन ने अमन, और अमन का स्थान कौन सा है, 12वां है, ये 12वां स्थान लिख दिया, ठीक है। आगे कह रहा है तथा बमन नीचे से, इसी पंक्ति में नीचे से एक व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति का नाम क्या होगा, बमन होगा। क्या नाम होगा, बमन, और कितने नंबर पे होगा, 18वें नंबर पे होगा, 18 लिख दिया। आगे कह रहा है यदि अमन तथा बमन के मध्य कुल 6 लड़के हैं, इनके मध्य जो है वो कितने, हाँ वास्तव में इन दोनों के बीच में अगर लड़कों की संख्या पता चल जाए तो पूरी पंक्ति का या पूरी क्लास का हिसाब आ जाए, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में कितने हैं, 6 है। अब पूछा तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे, इसका मतलब सबको ऐड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। और सबको ऐड किया तो 12 और 6 18, 18 18 कितने होते, 36, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, और ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी। अब आयतों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इन बॉक्सों में आपको आयतों की संख्या बतानी है। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए हमें क्या करना है, ट्रिक लगानी है। और ट्रिक कैसे लगानी है, तो नंबर लगाना है हमें, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इधर लिख देंगे 1 2 3, इधर लिख देंगे 1 2 3 और आगे लिख दिया 4 लिख दिया। अब जब आपसे क्वेश्चन आयतों की संख्या पूछे तो यहाँ क्या करना, इन नंबरों को जोड़ देना है, इन नंबरों को जोड़ देना। 4 3 7 9 कितने हो गए, 10 हो गए। और इधर देखा 3 2 5 कितने हो गए, 6 हो गए। तो पहला काम होता है जोड़ना, और दूसरा काम होता है कि जो जोड़ रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और 10 × 6 कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो नीचे दी गई आकृति में आयत जो है वो कितने हैं, 60 आयत है, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन सन 1991 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा, ये जान रखना। साथियों हम हर एक कैलेंडर वर्ष का वापस प्रयोग कर सकते हैं, बस हमें उसका सिस्टम पता होना चाहिए। उसी प्रकार हमें दिया जा रहा है 1991 का। क्या 1991 कैलेंडर को आप वापस प्रयोग में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे लेंगे आइए जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, और ट्रिक कैसे याद रखेंगे तो आइए जानते हैं। ये ट्रिक हो जाएगी हमारी, ये ट्रिक जो होती है ना, ये होती है वर्ष अंतराल के रूप में। हम लिखेंगे वर्ष अंतराल, और वर्ष अंतराल के साथ साथ लिखेंगे उन वर्षों में हमारा अधिवर्ष कितने हैं, उसमें अधिवर्ष कितने हैं, और अधिवर्ष के बाद में जोड़ने के बाद में आप उसमें 7 का भाग दीजिएगा, और 7 का भाग देने पर प्राप्त होने वाला शेषफल अगर आपके पास में 0 आ जाता है तो आप कह देना कि वही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अब कैसे आएगा आइए चेक करते हैं, देखते हैं। हमें सबसे पहले कहा जा रहा है क्या 1991 के समान 1997 होगा क्या, तो हम चेक करेंगे 1991 97 में अंतराल कितने का है, मैं कहूंगा 6 का है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, अधिवर्ष। तो देखो 1991 के बाद में एक अधिवर्ष तो 1992 आता है, एक 1996 में आता है, तो अधिवर्ष कितना गए 2, और भाग कितने का दूंगा 7 का। तो बताओ 8 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना बचा 1, शेषफल कितना बचना चाहिए बताओ, शेषफल 0 बचना चाहिए, इसलिए यह आंसर तो हमारा हो नहीं सकता। ऑप्शन बी को चेक किया, 91 और 99 डिफरेंस कितने का है 8 का, अधिवर्ष कितने हैं वही 2, भाग कितने का दोगे 7 का, 8 और 2 10 होते हैं, 10 में 7 का भाग दिया, एक बार भाग गया, शेष में कितना बच गया 2, बचना 0 चाहिए था, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो सकता है कि चेक करना पड़ेगा। 1991 और 2002 में डिफरेंस कितने का है, तो आपको बताना डिफरेंस 11 का है। अच्छा 11 का डिफरेंस है तो इसमें अधिवर्ष कितने आते हैं, अधिवर्ष एक तो 92 आएगा, चलो ठीक है, एक 96 आएगा, ठीक है, और एक खुद 2000 आएगा, तो अधिवर्ष कितने आ गए इसमें 3 आ गए, और 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 में 7 का भाग दीजिएगा, और 14 में 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया 0। वास्तव में आपका शेषफल 0 आना चाहिए, जो 0 शेषफल आ रहा है वो आपका आ रहा है कहां से, ऑप्शन सी से आ रहा है ना, ये जानना। तो हम कहेंगे 1991 के कैलेंडर को हम कब प्रयोग में ले सकते हैं, 2002 में ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो बहुत लेंथी पड़ जाता है, इस कंडीशन में आप केवल 3 बातें याद रखो, सॉरी
तीन बातें क्या याद रखनी है, आइए जानते हैं। अगर आपके पास में दिया गया वर्ष अधिवर्ष हो, आपका जो वर्ष दिया जा रहा है क्वेश्चन में अगर वो अधिवर्ष के रूप में हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उस वर्ष के अंतर्गत आपको प्लस 28 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नया कैलेंडर निकालने के लिए 28 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर मान लो दिया गया वर्ष अधिवर्ष न होकर अधिवर्ष के जस्ट अगला वर्ष हो, जिसको अपन लिखेंगे अधिवर्ष के तुरंत बाद वाला वर्ष कोई आ जाए, अधिवर्ष के तुरंत बाद वाला कोई वर्ष आ जाए, अधिवर्ष के तुरंत बाद वाला कोई वर्ष आ जाए, तो फिर हमें क्या करना, बाद वाला वर्ष आ जाए, है ना। तो हमें ध्यान रखना वहां हमें क्या करना है, वहां हमें प्लस करना है। कितना प्लस करना है, तो ध्यान रखना वहां हमें प्लस करना है 6 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है। चलो ठीक है। और जब ये दोनों बातें नहीं पूछी जाए और तीसरी अलग ही बात पूछ ली जाए, इसका मतलब तीसरी बात के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे अन्य वर्ष कोई भी हो, ये दोनों नहीं होना चाहिए और अन्य कोई सा भी आ जाए, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम प्लस कर देंगे कितने, 11 प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे, 11 प्लस कर देंगे। जैसे तीन बातें याद रखना, एक जगह 28 प्लस कर दो, एक जगह 6, एक जगह 11 प्लस कर दो। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1991 के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कब किया जाएगा। आप देखो क्या 1991 अधिवर्ष है, नहीं 4 का भाग नहीं जाएगा, 28 इसमें नहीं जोड़ेंगे। क्या 1991 अधिवर्ष के जस्ट बाद वाला है, इसके लिए 1990 को चेक करना पड़ेगा। नहीं 1990 अधिवर्ष नहीं है, इसका मतलब 6 भी प्लस नहीं होगा। तो क्या ये अन्य में आ गया, बिल्कुल अन्य में आ गया। और अन्य में कितना प्लस करते हैं, 11 प्लस करते हैं, और इसमें 11 जोड़ेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 2002, जो कि हमने पहले से लगा दिया। ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुमा उमा से छोटी है। देखो अब इस क्वेश्चन का हैंड टू हैंड आंसर निकालते जाओ। सुमा उमा से छोटी है, तो यहां आप लिख दीजिएगा सुमा को, और ये जो सुमा है ये किससे छोटी है, ये जो सुमा है ये उमा से छोटी है ना। तो आप लिखिएगा सुमा उमा से छोटी है, तो यहां आप लिख देते हैं सुमा को, और उमा को लिख देंगे इससे ऊपर, क्योंकि उमा से छोटी है सुमा, और बीच में जगह छोड़ देंगे ताकि और भी कोई आए, तो ठीक है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा जो है सुमा से लंबी है। अब देखो नेहा की दो कंडीशन है, नेहा यहां भी आ सकती है और नेहा यहां भी आ सकती है। दोनों जगह पर नेहा को लिख देते हैं, जहां भी क्लियर होगा एक जगह से हटा देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करा, सुमा उमा से लंबी है, सुमा जो है उमा से लंबी है, सुमा अच्छा सॉरी सुमा नहीं सुधा, सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है उमा से लंबी है, मतलब उमा से लंबी है तो सुधा यहां भी आ सकती है, सुधा यहां भी आ सकती है ना। ये अपने को लिखना, तो यहां लिख दिया अपने सुधा, और सुधा यहां भी आ सकती है, भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन हेमा से छोटी है, ये जो सुधा है ये उमा से तो लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, इसका मतलब हेमा इससे भी ऊपर चल जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा, उमा नेहा से लंबी है, उमा जो है नेहा से लंबी। अब नेहा एक तो यहां आ रही है एक यहां रही, लेकिन उमा नेहा से अगर नेहा को अपन यहां लिखेंगे उमा तो नेहा से छोटी रह जाएगी। ये कह रहा उमा जो है नेहा से लंबी है, तो मतलब नेहा यहाँ सटीक है। अब यहां से आप इस नेहा को काट दीजिएगा, बस ये क्रम हो गया, हेमा सुधा उमा नेहा और सुमा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा तो बताइए सबसे लंबी कौन है। सबसे लंबी तो कौन आ रही है, हेमा आ रही है, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है, B4Y6 D5W7 एंड F4U5 H5S6 और J4 है ना Q4 लिखा है। तो आगे क्या होगा, ये एक सीरीज चल रही है। सीरीज कैसे चल रही है, देखो B के बाद में D मतलब 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया F, फिर 2 जोड़ दिया H, फिर 2 जोड़ दिया J, और J में 2 जोड़ो तो है ना आ जाएगा L। तो पहला तो आ जाएगा L देखो इसमें ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। फिर देखो 4 और 1 5, 5 में से 1 घटाया 4, फिर 1 घटाया 5, फिर 1 घटाया 4, तो फिर 1 वापस जोड़ दो 5 आ जाएगा। तो L के बाद में 5 आ जाएगा, 5 यहां भी है यहां भी है। चलो ठीक है आगे देखते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, देखो अगला कहा जा रहा है YW, बोले तो इसके 25 इसके 23, 2 माइनस कर दिया, WU हाँ 2 माइनस कर दिया, US 2 माइनस कर दिया, Q है ना S में से 2 माइनस कर दिया, Q आ गया। तो आप भी Q में से 2 माइनस कर दो, O आ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, O। तो यहाँ भी O है यहाँ भी O है, लास्ट तक मामला जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, 6 + 1 7 कर दिया, ठीक है। 7 5 बोले तो -2 कर दिया, 5 6 + 1 कर दिया, 6 4 -2 कर दिया, मतलब एक सीक्वेंस चल रही है, +1 -2 +1 -2। तो अब आपको क्या करना, इस 4 में आपको वापस +1 करना, और 4 में +1 करेंगे 5 5 यहाँ पर लिख देंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा L5O5 हो जाएगा। L5O5 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, और सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो साथियों आज के सेशन का हम यही समापन करते हैं, और कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसे लगा। धन्यवाद।